हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ स्कोप में। तो जैसा कि हम डेली ना लाइव क्लासेस आपके लिए लेके आते हैं, तो उस सीरीज की आज हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। और इंडियन लिमिटेशन एक्ट हम पढ़ रहे थे। लिमिटेशन एक्ट में अभी तक हमने सेक्शन 20 तक कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 21 से आज कंटिन्यू करना है। तो सभी लोगों के पास मेरी आवाज़ और वॉइस आ पा रही है? एक तरीके से एक बार कंफर्म कर लीजिए, स्क्रीन आप लोगों के पास आ पा रही है? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसको हमने सेक्शन 12 से लेकर 24 तक प्रोविजंस हैं इसके अंदर। और पार्ट नंबर 3 में परिसीमा काल की संगणना के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। सेक्शन 12 से हमने प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें सेक्शन 12 में सबसे पहले जनरली प्रोविजन मिले कि विधिक कार्रवाई में समय के अपवर्जन के बारे में। सेक्शन 13 ने बताया अकिंचन के रूप में जब कार्रवाई की जाती है तब कैसे अपवर्जन होगा। सेक्शन 14 ने बताया अन्य दशाओं में सेक्शन 14 ने बताया कि सद्भावपूर्वक किसी अन्य कोर्ट में कार्रवाई में लगता समय है उसको अपवर्जित किया जाता है। सेक्शन 15 ने बताया अन्य कार्रवाई में समय का अपवर्जन। सेक्शन 16 ने बताया कि यदि किसी पक्षकार को मृत्यु पर या मृत्यु के बाद कोई दावा लगाने का अधिकार उत्पन्न होता है तो कब टाइम पीरियड कैसे काउंट होगा, इसके बारे में। सेक्शन 17 ने कपट और भूल का प्रभाव बताया। 18 ने बताया कि लिखित अभिस्वीकृति का क्या प्रभाव होगा। सेक्शन 19 ने बताया ऋण लेखे और ब्याज लेके संदाय का प्रभाव क्या होगा उस कंडीशन में। और सेक्शन 20 ने बताया कि जब जो ऋण लेखे है ब्याज लेके उसका अकॉर्डिंग हम पैसे का पेमेंट कर देते हैं, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अभिस्वीकृति की जाती है तो उसके बारे में क्या दिया जाता है, क्या प्रभाव रहेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। सेक्शन 21 से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 21 निकालिए। सेक्शन 21 बताता है नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव क्या होता है। तो जब किसी मामले में किसी वादी या प्रतिवादी को जोड़ा जाता है, पहले से मान चलिए कोई शूट चल रहा है, कोई कार्रवाई चल रही है, उसमें यदि हम किसी वादी या प्रतिवादी को इंस्टीट्यूट करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उस दशा में उसके अगेंस्ट में दावा कब से चलना स्टार्ट होगा, इस बारे में बताता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 ये बोलता है कि यदि किसी दावे में किसी एप्लीकेशन में या किसी दावे में किसी वादी या प्रतिवादी को जोड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में जिस दिन उसको उस मामले में उस सूट में जोड़ा जाता है उसी दिन से उसके अगेंस्ट में सूट चलना स्टार्ट माना जाएगा कि उसी दिन उसके अगेंस्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, ऐसे मान के कार्रवाई की जाएगी। ऐसा तो जनरल रूल इसका बताता है। लेकिन यदि कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट ने ये पाया कि सद्भाव पूर्वक गलती के वजह से पहले वादी या प्रतिवादी को पक्षकार नहीं बनाया जा सका था, कहीं ना कहीं उसको पक्षकार इसलिए नहीं बना पाए कि भूल गए थे, सद्भाव पूर्वक कोई लोप हुआ था, गलती हुई थी, त्रुटि हुई थी, तो उस दशा में और ऐसी परिस्थितियां हैं कि यदि उनके अगेंस्ट में जब सूट फाइल किया गया उस डेट से ही सूट फाइल मान लिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोर्ट ऐसा आदेश कर सकता है कि पुरानी डेट से ही सूट उसके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट माना जाएगा। जैसे कि मान चलिए एक सूट लगाया गया 1 जनवरी 2022 को, लेकिन उसमें एक पक्षकार बाद में जोड़ा गया 1 अक्टूबर 2022 को, तो क्या उसके अगेंस्ट में सूट बेसिकली रूल के अकॉर्डिंग तो 1 अक्टूबर 2022 को इंस्टीट्यूट माना जाएगा। लेकिन यदि कोर्ट चाहता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई गलती सद्भाव पूर्वक हुई थी, तो उस कंडीशन में सूट को 1 जनवरी 2022 से ही उसके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट मान सकता है, ऐसा ऑर्डर कर सकता है। ऐसा इसका सबसेक्शन 1 और उसका प्रोवाइडेड बताता है। एक बार सभी लोग रीड करेंगे और देख लीजिए। आफ्टर दैट सेक्शन 21 का सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि ये जो रूल है, हमने बताया कि वादी या प्रतिवादी जिस दिन जोड़े जाते हैं उस दिन से उनके अगेंस्ट में सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा। लेकिन ये रूल उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो लोग किसी दावे के अंदर समनुदेशन के कारण या फिर न्यागमन के कारण यदि पक्षकार के रूप में जोड़े जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो ये धारा उन पर मान्य नहीं होगी। ये धारा उनको, ये सेक्शन है, ये लागू नहीं होती। अब इसमें समनुदेशन का मतलब क्या होता है, समनुदेशन का मीनिंग क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। समनदेशन की यदि बात की जाए तो समनदेशन का मतलब होता है असाइन करना, असाइनमेंट। असाइन मतलब मैंने अपने अधिकार को किसी और को दे दिया। मान चलिए एक प्रॉपर्टी के संबंध में सूट चल रहा था और प्रॉपर्टी सूट चलने के दौरान मैंने एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने असाइन कर दिया, अपना अधिकार वो किसी और को दे दिया। तो उस व्यक्ति ने उसको पार्टी के रूप में बनाया गया, तो क्या उसके अगेंस्ट में भी सूट उस डेट को इंस्टीट्यूट माना जाएगा जिस दिन उसने उसे हमने सूट में पार्टी बनाया है ये नहीं। तो उस दशा में उसके लिए तो उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन हमने मेन डिफेंडेंट जो था या जो जिसके अगेंस्ट में सूट लगाया था, जिसने अपने राइट को असाइन किया है उस डेट से। इसलिए सेक्शन 21 लागू नहीं होगी। दूसरा आता है न्यागमन। न्यागमन का मतलब होता है, न्यागमन मतलब डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का मतलब क्या है, जब कोई पक्षकार की मृत्यु हो जाए उसके बाद उसके जब एलआर रिकॉर्ड पे आते हैं, तो क्या एलआर के अगेंस्ट में क्या दावा ऐसा माना जाए जिस दिन उसको पक्षकार बनाया गया उस दिन इंस्टीट्यूट माना जाए।
नहीं, तो वो तो उसी की ओर से आए हैं, इसलिए उनके अगेंस्ट में भी दावा उस डेट को इंस्टीट्यूट माना जाता है जिस दिन मेनली दावा उस व्यक्ति के अगेंस्ट में पेश किया गया था जिसकी डेथ हुई है, जिसकी ओर से उसके पक्षकार आए हैं। तो ऐसा हमें इसके अंदर सेक्शन 21 के अंदर मिलता है। तो एक बार सेक्शन 21 के सबसेक्शन 2 को भी आप देख लीजिए। आफ्टर दैट सेक्शन 22 बताता है चालू रहने वाले भंग और अपकृत्य। तो कंटिन्यूइंग ब्रीच और टॉर्ट्स के बारे में बताता है। यदि कोई अपराध ऐसा है जो कंटिन्यू चलने वाला है, कंटिन्यू ब्रीच और ट्रस्ट की बात करता है, कंटिन्यू चलने वाले अपराध में, तो उसमें क्या होता है, टाइम पीरियड प्रति क्षण बनता है। हर क्षण, मान चलिए कोई अपराध कैसा है जो प्रति क्षण आपको कंटिन्यू चलने वाला अपराध है, तो जैसे जैसे वो कंटिन्यू जब तक चलता रहेगा तब तक आपका टाइम पीरियड चलना स्टार्ट नहीं होगा, बढ़ता रहेगा, लगातार लगातार इंक्रीज होता रहेगा। मान चलिए एक सूट लगाने का अधिकार मुझे 1 साल है, लेकिन मुझे अधिकार कब मिलेगा, जब वो ब्रीच होना लगातार कंटिन्यू ब्रीच हो रहा है, ब्रीच होना बंद होगा उस डेट से, लास्ट बार जब हुआ होगा तब से मेरा टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा, ऐसा सेक्शन 22 बोलता है। यानी कि जो कालिक संदाय होते हैं या ऐसे संदाय होते हैं जो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड पर डिपेंड करते हैं, लगातार कंटिन्यू चलने वाले होते हैं, जिनमें ब्रीच होता है किसी भी चीज का या उसमें टॉर्ट होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो समय पीरियड उनके विरुद्ध या उसके समय में संबंध में दिन प्रतिदिन बनता है, दिन प्रतिदिन चलता रहता है। जब बंद हो जाएगा उस दिन से आपका काउंटिंग स्टार्ट होगी। सेक्शन 23 आफ्टर दैट हम देखें, उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसानी के बिना अनियोज्य ना हो। यानी कोई ऐसा सूट है जिसमें बोला गया है कि आपको जब तक कोई विशेष नुकसानी नहीं होती तब तक आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। तो क्या उस दशा में आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं? ये बोलता नहीं। जैसे कि मान के चलिए हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, इंश्योरेंस पॉलिसी का ये टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जब तक आपका कोई नुकसान नहीं हो, जैसे गाड़ी चोरी हो जाएगी उसके बाद हम आपको पैसा देंगे, तभी तो आप दावा लगा पाएंगे। अब आप बोल रहे हैं आपने इंश्योरेंस कराया, दूसरे ने एप्लीकेशन लगा दी कि मुझे पैसा दो, किस बात का, कि मेरी गाड़ी आज से 2 महीने बाद चोरी हो जाएगी, उसके लिए पैसा पहले ही दो। ऐसा नहीं हो सकता, पहले चोरी होगी तभी तो आप पैसा मांगेंगे। आपने इंश्योरेंस कराया अपनी फैक्ट्री का, आपकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया कि यदि फायर से कोई घटना होती है तो उसका पूरा जो कंपनसेशन कौन देगा, बीमा कंपनी देगी। लेकिन आपकी फैक्ट्री में आग नहीं लगी, आप डायरेक्ट पैसा लेने पहुंच गए कि हमारे फैक्ट्री में आग लगती, तो आग लगेगी तो 10 लाख का नुकसान होगा, 10 लाख रुपए दो। ऐसा नहीं कर सकते। जब तक आपको ब्रीच ना हो, जब तक आपको नुकसान ना हो, तब तक आप डिमांड नहीं कर सकते, ऐसा बोलता है सेक्शन 23। तो जब आपका ब्रीच हो जाएगा, जब आपको नुकसान हो जाएगा, उसके बाद ही आप दावा लगाएंगे, अदरवाइज नहीं, तब तक आपके विरुद्ध टाइम पीरियड चलना स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा सेक्शन 23 का कहना है। आफ्टर दैट सेक्शन 24 ये होता था लिखितों में वर्ण समय की संगणना। अब ये बताता है कि टाइम पीरियड जो है उसको काउंटिंग कैसे की जाएगी। तो इसमें जो काउंटिंग की जाती है, हमारे जो शेड्यूल में जो टाइम पीरियड दे रखे हैं, वो टाइम पीरियड की काउंटिंग ग्रेगोरियन कैलेंडर के माध्यम से की जाती है, ऐसा आप याद रखेंगे, जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर भी बोल सकते हैं। जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर 1 2 3 4 वाला है, जो हमारी डेट चलती है, उस डेट के अकॉर्डिंग की जाएगी, ऐसा हमें इसके अंदर मिलता है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 4 नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लॉ स्कोप एक फास्ट ट्रैक बैच एमपी सिविल जज 2023 के लिए स्टार्ट करने वाला है, जो कि हाइब्रिड मोड पर रहेगा, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रहेगा। एड्रेस आप नीचे देख पा रहे होंगे, नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपी सिविल जज 2023 के लिए, तो हमारे और भी बैचेस चलते हैं, जो रेगुलर बैचेस हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।